हेलो ज़ैन साथियों, आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 31वां प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है कि ऐसी 2 संख्याएँ हैं, जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है, तो इन दोनों संख्याओं का औसत बताना है, क्या होगा? 2 संख्याएँ हैं भई, ये मान लेंगे एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या B है। इसमें बोला है कि एक संख्या जो है दूसरी की 5 गुनी है, यानी कि अगर एक 1 है तो दूसरी 5 होगी भई, 5 गुनी है। बोला इनमें से एक दूसरे का अंतर कितना है भई? 120 है, यानी कि यहाँ पर अंतर कितना है 4 का, 4 का मान 120 के बराबर है, 1 का मान 30 के बराबर है, तो संख्याएँ कौन कितनी हो जाएँगी भई? 30 हो जाएगी और 5 तिया 15 150 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बोला है इन दोनों संख्याओं का औसत, योग कितना है 180, औसत आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, ये श्रृंखला दी हुई है, 3 माइनस का 1 प्लस का 1/3 माइनस का 1/9 इस तरह का है ये। यानी यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कहाँ तक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनफाइनाइट तक योग बताना है, यानी कि अनंत तक योग बताना है इसका, ठीक है? तो ये इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर। अब 3 माइनस का 1 है और प्लस का 1/3 है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसको दूसरे पद को पहले से भाग करता हूँ तो माइनस का 1/3 आएगा। तीसरे को तीसरे को करता हूँ मैं दूसरे से, तो ये भी 1 माइनस का 1/3 आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो है गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है यहाँ पर ये, ठीक है भई? तो भई गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है? देखो अगर मैं ऐसे ही बता दूँगा तो कभी हो सके भूल जाएँ। लेकिन चीज़ों को डिनोट करके जो है याद करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है तो मेरे पास क्या आएगा a यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का Rn बटे 1 माइनस का R आ जाएगा। ये कब होता है? तब जब 1 जो है 8 से छोटा है। यहाँ पर 1 जो है ये 8 जो है 1 से छोटा है यहाँ पर, तो ये तब होता है, ठीक है? अब मुझे निकालना है अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों के योगफल में मैं क्या करूँगा? अनंत पदों के योगफल में मैं केवल इसको हटा दूँगा। बस इसको हटा दूँगा, ये सारा ही हट गया यहाँ पर ये, ठीक है? इसको हटा दूँगा केवल, ठीक है भई? इसको हटा दूँगा, यही मेरा अनंत पदों का योगफल हो जाएगा। यानी कि पहले जो 1 माइनस का Rn लिखा हुआ था, उसको हटा दूँगा क्योंकि वहाँ पर क्या था कि n था, वहाँ n पदों का योगफल इसीलिए होता है, यहाँ से n हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये होता है अनंत पदों का योगफल, ठीक है? अभी बात समझ गए? अब याद कर लेंगे, अब हम नहीं भूलेंगे, इस ये को मैं यहाँ रख सकता हूँ भई। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अनंत पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसको बता देता तो हो सकता है भूल जाते हैं आप। अब हो सकता है कि अब कभी इस तरह की बात आए तो याद रहे, भूले ना। तो यहाँ पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि a का मान कितना है भई? a का मान है यहाँ पर 3। a का मान पहला पद जो था वो, यानी कि यहाँ 3 है और बटे में 1 माइनस का, और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 एकम 3 यानी कि 4, 4/3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9/4 आ जाएगा भई। 9/4 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत भई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, शब्द क्वेश्चन पर विचार कीजिए, 4 अक्षर वाले ऐसे कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बन सकते हैं? सार्थक और निरर्थक का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि संडे, संडे जो है ये सार्थक है, यानी कि इसका मतलब निकल रहा कुछ, ठीक है? संडे रविवार होता है, लेकिन मैं उसको उल्टा-पुल्टा करके लिख दूँ, तो वो निरर्थक हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है? ये बात आप समझ रहे होंगे, आसान बात है। आगे बोला कि इनमें से प्रत्येक में 2 स्वर और व्यंजन साथ में होने चाहिए, यानी कि जिनमें से प्रत्येक में 2 वोवेल और 2 व्यंजन हों, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है भई? अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं यहाँ पर ये। जिसमें से अगर मैं देखूँ वोवेल कितने हैं भई? वोवेल कितने? 1, 2, 3, 4। 4 वोवेल हैं तो 4 कॉन्सोनेंट हो जाएँगे, ठीक है भई? 4-4 हो जाएगी दोनों की संख्या यहाँ पर, कोई दिक्कत? बोला है कि 4 अक्षरों वाले ऐसे कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक में 2 स्वर और 2 व्यंजन हों? भई अगर 4 स्वर और 4 व्यंजनों में से 2 स्वर एक साथ को 2 स्वरों का एक साथ चयन करेंगे तो कैसा होगा? भई 4 वोवेल हैं, 4 वोवेल में से 2 वोवेल का चयन करना है तो किस तरह से होगा? 4C2 होगा, 4C2 होगा भई। यानी कि अगर ये टोटल 4 हैं और इसमें बोला है कि 2 स्वर लेने हैं, तो किस तरह से चयन होगा? इस तरह से होगा भई, इसी तरह से इसका होगा। यानी कि इसका भी कॉन्सोनेंट का भी इसी तरह से होगा क्योंकि इसके भी 2 ही लेने हैं, तो 4C2 इसका हो जाएगा। इसका मान क्या होता है भई? इसका मान होता है, अगर मैं बिना फ़ॉर्मूले के लिखता हूँ, हालाँकि ये तो बहुत आसान है, छोटा-सा है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, 4 है और नीचे यहाँ पर 2 है, तो मैं 4 को 2 बार रिवर्स करूँगा यहाँ पर, 4 और गुणा 3 और फिर 2 को रिवर्स कर दूँगा यहाँ पर। बस यही इतना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता, 2 गुणा 1 आ जाएगा यहाँ पर। 2 दूनी 4
और यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, यानी कि इसका मान भी 6 आ जाएगा, इसका मान भी 6 आ जाएगा। तो यानी कि कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 6 36 तो ये हो जाएंगे भाई, 36 तरीके ये हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 2 और 2, ये 2 व्यंजन और 2 स्वर बने हैं ये, इनको भी तो लगाना है भाई, 2 व्यंजन और 2 स्वर है, इनको भी तो आगे पीछे करके लगाना है। किस तरह से लगाया जाएगा, तो इसके टोटल कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 4 तरीके ये हो जाएंगे और 36 ये हो जाएंगे यहाँ पर, ये इसका आंसर आएगा टोटल। ठीक है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ भाई, यानी कि 2 तिया 6 चौक 24, 24 की और 36 की मुझे गुणा चाहिए, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 6 चौक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए और 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। एचसीएफ दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक होता है। अभी सामान्य गुणक तो नहीं होता, सबसे छोटा सामान्य गुणक तो नहीं होता, यहाँ पर गुणक होता है लेकिन सबसे छोटा नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि 28 है और यहाँ पर मैं कहूँ 24 है, तो यहाँ पर इनका जो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा यहाँ पर इनका 4। ठीक है, एचसीएफ 4 होगा, लेकिन इनका जो सामान्य गुणक है ना सबसे छोटा, वो 2 है। 2 ही तो काट रहा, 2 इसको भी काट रहा, 2 इसको भी काट रहा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ये होता है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। ठीक है, तो 4 इसका एचसीएफ है और 2 यहाँ पर इनका सबसे छोटा सामान्य गुणक है, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है यहाँ पर, ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें सही कथन बताना है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये बात ठीक है, जो एचसीएफ होता है ना वो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, तो ये बात तो ठीक है, ये ठीक हो जाएगा यहाँ पर इसका। ठीक है, अगले ऑप्शन में देखते हैं, तो एचसीएफ को लघुत्तम समापवर्त भी कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों अलग अलग होते हैं। एचसीएफ की एक हैसियत की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुण सूचीबद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए औसत चाल बतानी है, कितनी होगी। औसत चाल क्या होती है भाई, औसत चाल होती है टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो यहाँ पर मुझे देख रहा है कि टोटल दूरी नहीं दे रखी, टोटल दूरी निकालनी पड़ेगी। स्पीड कितनी है इसकी, पहली स्थिति में स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी यहाँ पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और समय कितना लग रहा है इसको, 9 लग रहा है, अगर 9 सत्ते 63 किलोमीटर की वो दूरी है। ठीक है, 63 किलोमीटर की दूरी है जिसको वो 9 घंटे में तय कर रहा है इस स्पीड से। दूसरी स्थिति में क्या है भाई, दूसरी स्थिति में स्पीड हो जाएगी 5 पंजे 25। ठीक है, दूसरी स्थिति 5 पंजे 25 हो जाएगी, तो टोटल दूरी तो मेरे पास आ गई यहाँ पर 88 आ गई टोटल दूरी। समझ गए बात। मुझे टोटल टाइम और चाहिए, टोटल टाइम कितना है, 9 और 14, यानी कि 9 और 5 14 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 14 घंटे का टाइम है। 14 घंटे का टाइम है, 88 किलोमीटर की दूरी है, ये उसकी औसत चाल आ जाएगी। इसको अगर मैं छोटा करूँ तो यहाँ पर 2 से काटूंगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 छंग 42, 2 सही, या ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार क्षितिज है। ठीक है, यानी क्षितिज मतलब बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है, ये है मतलब इसका। यहाँ पर ये दिया हुआ इस तरह से एक बेलन बना लेंगे, एक बेलनाकार बर्तन हो जाएगा ये। ठीक है, मान लीजिए गिलास ये है यहाँ पर ये। ठीक है, बेलनाकार बर्तन है यहाँ पर ये। ठीक, यहाँ पर बोला कि इसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर की है, ये 3.5 सेंटीमीटर की। आगे बोला इसमें इतना पानी है कि अगर इसमें एक ठोस गोला जो कि बेलन में पूरी तरह से समाता हो, यानी कि ठोस गोला है यहाँ पर, वो इसमें पूरी तरह से समाता हो, इसका मतलब जो गोला होगा वो भी इतना ही बड़ा होगा, गोला भी इतना ही बड़ा होगा, तो उसकी त्रिज्या भी यही हो जाएगी भाई। तो गोले की त्रिज्या भी यही हो जाएगी, गोले की त्रिज्या मैं आर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, गोले की त्रिज्या भी 3.5 हो जाएगी और बेलन की त्रिज्या भी 3.5 हो जाएगी, ये बात आप समझ गए भाई। आगे बोला है कि रखा जाए तो पानी का स्तर गोले की ऊपरी बिंदु तक आ जाता है, यानी कि जब इसमें मतलब गोला रखा जाएगा, तो मान लेते पानी यहाँ पर है बीच में, कहीं इस जगह पर पानी है, और जब इसमें वो पानी रखा, ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, जब इसमें वो गोला रखा जाएगा तो ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, ऊपर तक, तो पानी यहाँ पर आ जाएगा। बोला कि किस ऊपरी बिंदु तक आ जाता है, बेलन में गोला रखने से पहले पानी का स्तर बताना है, वो यही यही स्तर पूछ रहा है कि ये कितनी स्तर तक था, तो मैं इसको ऐसे मान लूंगा भाई, ये एच हाइट तक था पहले। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पर जो इसका पानी का आयतन होगा ना, बेलनाकार बर्तन में जो पानी का आयतन होगा यहाँ की, इसमें पानी भरा हुआ था, किसके बराबर होगा, इसमें से ये टोटल जो इसका आयतन है बेलन का आयतन, और उसमें जो गोला रखा जाएगा उसके आयतन में से घटाने पर मिल जाएगा ये। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि इसका जो आयतन होगा बेलन का टोटल, वो इसके अंदर जो गोला रखा जाएगा उसका और पानी का आयतन के योग के बराबर होगा। दोनों तरफ से मैं कैसे भी कह सकता हूँ, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पानी का आयतन होगा इसका, बेलनाकार पानी का, तो पानी का जो आयतन होगा, पानी का आयतन किसके बराबर होगा? इसके आयतन में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, यानी कि बेलन का जो आयतन होगा, जो बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा, ये बेलन का आयतन हो गया यहाँ पर। बेलन का आयतन कितना होता है भाई? पाई पाई आर, मैंने बेलन का आयतन ये लिया है, पाई स्क्वायर एच। एच होता है, यानी कि इसकी हाइट क्या होगी भाई? इसकी हाइट भी तो चाहिए हमें, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट कैसे निकालेंगे भाई? देखो, यहाँ पर जो गोला रखा गया था इसमें, जो गोला रखा गया था वो इतना बड़ा होगा, ठीक है, और वो पूरे में समाएगा। इसमें ये तो बोला था कि पूरे में समाता हो, वो पूरे में समा भी रहा होगा यहाँ पर। इसका मतलब जो गोले की ऊंचाई होगी वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो गोले की ऊंचाई कितनी होगी भाई? गोले की ऊंचाई होती है उसका व्यास, ठीक है, उसका व्यास ही तो होती है, और त्रिज्या कितनी है उसकी? 3.5। तो 7 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई हो जाएगी इसकी बेलन की, ठीक है। तो यहाँ से ऊंचाई आ जाएगी, तो यहाँ से 7 आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा इसका मान यहाँ पर। कुल मिला करके मुझे अभी केवल यहाँ पर एच रख देता हूँ मैं, ठीक है, बाद में समझ में आ जाएगा। इसको मैं 7 रखता हूँ क्योंकि एच तो मैंने इसको मान लिया, यहाँ पर 7 रख दूँ। माइनस मुझे क्या घटाना है? मुझे गोले का जो आयतन है उसको घटाना है। गोले का आयतन कितना हो? 4/3 पाई आर की घात 3, ये वाला माना है पॉइंट वो। इसकी त्रिज्या जो मानी है मैंने, ये वाली ली है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये जो इसका किसका आयतन था? पानी का आयतन था, ठीक है, पानी का आयतन था। पानी की त्रिज्या भी इतनी होगी, पानी यहाँ तक भरा हुआ पूरा पानी। इसका हो जाएगा, बेलनाकार बर्तन में है तो इसका हो जाएगा पाई आर। आर का मान कितना है यहाँ पर? आर का मान 3.5 आ जाएगा भाई, 3.5 का वर्ग इंटू एच आ जाएगा यहाँ पर। ये हाइट है इसकी, इतनी हाइट तक भरा हुआ था यहाँ पर ये पाई है, और आर का मान कितना है यहाँ पर? आर का मान 3.5 आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा 7। कुल मिला करके थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है ये, लेकिन हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारे पास प्रैक्टिस है तो यहाँ पर। और आर का मान भी यहाँ पर 3.5 आ जाएगा, 3.5 का घन आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, पाई भी कॉमन आ रहा है, 3.5 भी कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर पाई और 3.5 स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इस जगह से कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो इससे कट जाएगा ये। यहाँ पर बचेगा केवल एच, और यहाँ पर मैं अगर कॉमन ले लूँगा यहाँ पर तो पाई कॉमन आ जाएगा, 3.5 स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 7 आ जाएगा। 7 माइनस का 4/3 इंटू 3.5, ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि इससे मेरा ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, मेरे पास एच का मान ये बचा, मेरे पास एच का मान केवल ये बचा मेरे पास। मैंने थोड़ा-सा ओपन करके बताया है, ठीक है, लेकिन तब सभी समझ में आएगा जब हम इसको इस तरह से सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मेरा हाइट का मान जो आ जाएगा, हाइट का मान आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस का 4/3 और गुणा में आ जाएगा 3.5। 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये लिख सकता हूँ 2 दूनी 14। 7 माइनस का 14/3, ये मैं कर सकता हूँ। 3 सत्ते 21, 21 में से 14 जाएगा तो 7/3 बचेगा भाई, 7/3 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 7/3 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया भाई? लेकिन हमें इतना करना नहीं होता है ये, ठीक है, इतना मैंने करके बताया, लेकिन करना नहीं होता, डायरेक्ट मान रखने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने करके बताया यहाँ पर, आगे आप नहीं करोगे ऐसा, आप सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट मान रखोगे इनका, ठीक है। इसमें ये इतना लंबा नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट मान करके, और पहले इसका पाई से और पाई निकाल करके भी काट सकते हैं यहाँ पर, इसका मान रख करके पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3, तो हानि का प्रतिशत बताना है, क्या होगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। अगर क्रय मूल्य कितना है? 4 है, तो विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो पास में होता है ना इसके, तो उसको ये माना जाता है, यहाँ पर जो पास में होगा वही ये माना जाता है यहाँ पर। क्रय मूल्य 4 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई? 1, 1 की हानि हो रही है 4 पर, 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की बाड़ लगाने की लागत बतानी है, क्या होगी? देखो, क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले से नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूले ऐसे क्वेश्चन में मुझे पता है बहुत दिक्कत करते हैं, याद नहीं रह पाते, बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में, तो खासकर सिर से उतर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे सवालों के लिए बेसिक मेथड होना चाहिए, और बेसिक मेथड भी वो जो थोड़ा सा आसान हो। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान दिया हुआ है, ठीक है, बात को समझना, बस समझ लेना एक बार, उसके बाद फिर करके देखना, आसान लगेगा फिर। यहाँ पर ये वर्गाकार मैदान दिया हुआ है भाई, ठीक है, इसके बाहर चौड़ा है, कितना चौड़ा है भाई? 4.5 मीटर, 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है यहाँ पर। इतनी बात समझनी है बस, यहाँ पर ये रास्ता कितना है? 4.5 मीटर का है, ठीक है, 4.5 मीटर का, तो 4.5 मीटर का इधर भी होगा भाई, ठीक। और इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो दिया हुआ है 105.75 वर्ग मीटर, ठीक है भाई। यहाँ पर बोला कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके
मतलब बाण लगानी है इस तरह से, ये इस तरह से बाण लगानी है यहाँ पर। ये इसका लागत बतानी है कितनी होगी, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो मुझे क्या चाहिए होगी भाई, इसकी टोटल, यानी इसका परिमाप चाहिए होगा, जो अंदर वाला वर्ग है इसका मुझे परिमाप चाहिए होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा ना, ये रास्ते का क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, जो बड़ा वाला वर्ग दिखाई दे रहा है ना, ये इसके वर्ग में से, इसके वर्ग के, इस वर्ग के एरिया में से इस वाले वर्ग के एरिया को घटाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ कहाँ से लेकर आऊंगा, तो मैं मान लूंगा एक बार को, मैं ये मान लूंगा कि इसकी जो लंबाई है ना इस वाले की, मैं भुजा ए मान लूंगा इस वाली की। बस मुझे इतना करना, यही मेरा फॉर्मूला है यहाँ पर, इतना समझना है, यही मेरा फॉर्मूला है। इसकी भुजा में ए मान लूंगा, तो इसकी भुजा भैया a+9 हो जाएगी। कैसे होगी, 4.5 मीटर इधर है, 4.5 मीटर इधर है, ये तो इतना है ही है। ठीक है भाई, 4.5 मीटर इधर जुड़ेगा, 4.5 मीटर इधर जुड़ेगा, तो बड़े वाली की जो भुजा आ जाएगी वो a+9 हो जाएगी। इतना समझना है बस। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इसका एरिया में से इसके एरिया को घटाऊंगा, यानी कि a+9 का वर्ग, इसके एरिया में से घटाऊंगा क्या, मैं अंदर वाले का वर्ग घटाऊंगा, तो मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 105.75। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। नहीं तो देखो मैं फॉर्मूले से बता सकता हूँ, फॉर्मूला भी मुझे पता है। फॉर्मूला इसका होता है, रास्ते का क्षेत्रफल होता है भाई 2b, और a प्लस का b, और प्लस का यहाँ पर a भी आ जाएगा, 2 यानी कि 2b आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो इसका अगर मैं खोलता हूँ इसको, तो ए स्क्वायर ई प्लस का आ जाएगा 9×9 = 81, और प्लस का 18 ए आ जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर बराबर का, इसको ऐसे ही रख लेंगे, 105.75 आ जाएगा भाई। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 81 इधर आकर के घट जाएगा, यानी कि 18a बराबर बचेगा मेरे पास यहाँ पर, इधर 81 घटेगा तो 24 बचेगा, 24.75 बच जाएगा। और इससे मैं इसको भाग करता हूँ तो 3 से कट रहा है यहाँ पर, ये 3 से कट रहा, 3 छंग 18, 3 से 3 से कट रहा, 3 अट्ठे 24 कट रहा पूरा, और 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 6 से 100 काटता हूँ तो 6 कम 6 आ जाएगा भाई, 6 कम 6 बचेगा यहाँ पर 2, और 6 × 18 45 हो गए, और 6 × 7 42, और 6 पंजे 30, यानी कि मेरे पास जो ए का मान आ गया, वो ए का मान 1.375 आ गया, 1.375 मीटर मेरे पास इसका मान आ गया ए का। मुझे चाहिए इसका परिमाप चाहिए, तो मैं इसकी गुणा कर दूंगा 4 से। ठीक है, तो इसका मेरे पास परिमाप आ गया 1.375 × 4। ठीक है भाई, ये मेरे पास परिमाप आ गया। इसकी मैं गुणा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसकी गुणा करूंगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, और 2 30 आ जाएगा, और 4 तिया 12, और 3 15, और 4 एकम 4 1 5 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5.5, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट हटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 बचेगा यहाँ पर। यानी कि इसका जो परिमाप है वो 5.5 मीटर का है। इसका परिमाप 5.5 मीटर का है। मुझे 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाण लगानी है, तो 100 से गुणा कर दूंगा, इसका मतलब 550 रुपये का खर्च आएगा। ठीक है भाई, 550 रुपये का खर्च आएगा, कोई दिक्कत भाई, कर लेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कि मयूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कुल लाभ का 10% दान में जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4,860 है, तो कुल अर्जित लाभ कितना है। भाई ये मयूर है, ये अहम है, इनका जो निवेश है, ये यहाँ पर टाइम बराबर है, तो वही इनका लाभ हो जाएगा। निवेश इनका 2:3 के अनुपात में, प्रॉफिट भी यही रहेगा इनका। कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है। ठीक है, दान में चला जाता है 10%। यदि अहम का हिस्सा कितना है, 4,860 रुपये है। अहम कहाँ पर है भाई, अहम है यहाँ पर, यानी कि 3 का मान कितना दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ है 4,860 रुपये। ठीक है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 का मान हो जाएगा 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, यानी कि इसका आ जाएगा 3240, 3240 आ जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3 का मान अगर ये है, तो टोटल में निकाल सकता हूँ, टोटल कितना है 5। ठीक है, टोटल निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे इसकी निकालने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर 3 का मान ये है, यानी कि 1 का मान 1620 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, और 1 31, 5 एकम 5 3 1 8, यानी कि 81 जो है, 8100 जो है वो टोटल लाभ है। ये कौन सा लाभ है भाई, ये वो लाभ है जो 10% दान करने के बाद इनको बांटा गया था। कुल अर्जित लाभ बताना है कितना है भाई, ये 90% का मान है। 10% तो दान कर दिया था ना, 90% ही तो बटा था इनके बीच में। 90% का मान ये है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसको काटूंगा, यानी कि 1 का मान 90 आ जाएगा, तो 100% का मान 9,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि 2400 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए,
तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके भी करने के 2-3 तरीके मैंने बताया है कि एक तरीके से करते रहो, वो तरीका कभी धोखा नहीं देगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आर का मान 10% हो जाएगा अगर अर्धवार्षिक है, और टाइम जो हो जाएगा वो 2 साल का हो जाएगा। 2 साल का मुझे क्या चाहिए भई, मुझे चाहिए धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मिश्र धन चाहिए। हालाँकि मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ कि 100 हो जाएगी, बाद में 20 के हिसाब से, 10 के हिसाब से 121 हो जाएगी। 100 का मान कितना दिया हुआ है? 100 का मान यहाँ पर 2400 दिया हुआ है, यानी कि 1 का मान 24 दिया हुआ है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 24 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2904 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका हमें ज़रूर आना चाहिए, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं मान लूँगा कि वो धनराशि जो है वो 100 रुपए की है। धनराशि 100 रुपए की है, 1/10 की फ्रैक्शन है, 2 साल तक का मुझे निकालना है। यानी कि 10 गुणा 2 20 आ जाएगा, और एक बार 10 से इसको काटूँगा 1 आएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। बात वही है, यानी कि 21, यानी कि 21 121 हो जाएगा जुड़ करके इसमें, यानी कि ये हो जाएगा 121 जुड़ करके, यानी कि 100 का मान कितना है? 100 का मान 2400 है। बात वही आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि बात वही है, लेकिन ये बाद में कहीं न कहीं फ़ायदा ज़रूर देगा ये। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत सी जगह फ़ायदा देगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बी किसी काम को एक निश्चित समय में कर सकता है, जबकि ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 भाग में आधा काम कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, यदि वे दोनों उसी काम को 36 दिन में करते हों? यहाँ पर ए है और दूसरा व्यक्ति है बी। ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 भाग में आधा काम करता है। मैंने कहा कि बी किसी काम को, मैं मानता हूँ, 12 दिन में कर सकता है। ठीक है? मैं मानता हूँ कि बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ए कितना समय लेगा भई? ए लेगा यहाँ पर 9, बी लेगा अगर 12, तो ये लेगा यहाँ पर 9 दिन। ये बात समझ में आ गई भई? इसका 4 तिया 12, 3 तिया 9 दिन लेगा। ठीक है भई? लेकिन बी जो है वो आधा काम कर रहा था इतने समय में। जितना बी जो है पूरा काम कर रहा था, तो इतने भाग में वो आधा काम कर रहा था, तो पूरा काम कितने में करेगा ये? ये पूरा काम करेगा 18 दिन में। यानी कि 18 दिन में करेगा पूरा काम। इतनी बात समझ गए होगे भई आप यहाँ पर? भई 9 काम कर रहा था कितने में? आधा, मतलब 9 दिन में आधा काम कर रहा था, पूरा काम कितने में करेगा? 9 दिन 18 दिन में काम करेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर ये। ठीक है? तो यहाँ पर इनके ये टाइम का रेशियो है यहाँ पर, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है भई ये? तो यहाँ पर टाइम का रेशियो हो जाएगा मेरे पास, 6 से काटूँगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है भई? ये टाइम का रेशियो आ गया यहाँ पर। एफिशिएंसी जो होती है इनकी जस्ट अपोज़िट होती है इनकी टाइम की। तो एफिशिएंसी का हो जाएगा 2 का और 3 का। 2:3 का हो जाएगा एफिशिएंसी का। दोनों 36 दिनों में काम करते हैं, यानी कि 2, 3, 5 की इनकी एफिशिएंसी टोटल है, और 36 दिनों में काम करते हैं, तो टोटल काम भी मेरे पास आ गया ये। मुझे क्या काम चाहिए? मुझे क्या चाहिए? बी अकेला कितने के दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 3 से भाग कर दूँगा इसको, तो एक आ जाएगा 12 पंजे 60, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ में, जोड़ करके जितनी भी संख्या है उससे भाग करना है यहाँ पर। ठीक है? अच्छा सवाल है ये भी, हल्का सवाल नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखूँ, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट के 2 बाद वाली संख्या जो है वो अलग रखनी है, और 3 संख्याएँ अलग रखनी है जो पॉइंट के बाद आ रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से जोड़ूँगा, पॉइंट 11 आ जाएगा, 0.01 जोड़ूँगा इसके बाद मेरे पास 0.11 बचेगा, 1.11, 0.01 और 0.11, इसको जोड़ दूँगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 6, ठीक है भई? यहाँ पर 6 आ जाएगा ये, और इसको जोड़ूँगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 आ जाएगा, 2.46 आ जाएगा भई जुड़ करके ये। अब जो दी 3 संख्या हैं इनको जोड़ लूँगा, 0.101, 0.001, इसके अलावा यहाँ पर 101 फिर से है भई, और 0.1 फिर से है यहाँ पर। हालाँकि इनको 2-2 करके गुणा भी कर सकता है, लेकिन इतनी देर में छाँटूँगा, इतनी देर में मैं जोड़ सकता हूँ इनको। यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, 204, 0.204, इसमें इसको जोड़ता हूँ। इसमें इसको मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा भई? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, 4, 6, 6 आ जाएगा, और 2.666 आ जाएगा। यानी कि इनका जो योग आ रहा है, तो वो 2.666 आ जाएगा योग। संख्याएँ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से भाग करूँगा तो ये पॉइंट वो एक इधर खिसक जाएगा यहाँ पर। तो इसका मान आ जाएगा 0.2664, 0.2664, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक मोटर बोट जिसकी क्षेत्र जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू, ठीक है भई? यहाँ पर दे रखा है नाव की चाल कितनी है? 20 है। नाव की चाल 20 है, और धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है, और उतनी ही दूर वापस आती है, जिसमें उसे कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो मैंने इस तरह का सवाल बताया, तो यहाँ पर डीएस कितनी हो जाएगी? 20 प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, यूएस हो जाएगी 20 माइनस का डब्ल्यू, यानी कि विपरीत चाल।
75 किलोमीटर की जो दूरी है दोनों के लिए बराबर है, आने के लिए भी जाने के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर रखेंगे दोनों चाल की गुणा, दोनों चाल की गुणा रखेंगे और नीचे रखेंगे इनकी दोनों चाल की का डिफरेंस तो रखना नहीं, क्योंकि टोटल उसके 8 घंटे का समय लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका योग रखेंगे, योग रखेंगे तो यहाँ पर ये डब्लू बी नहीं आएगा, यहाँ पर ये डब्लू आएगा यहाँ पर ये, ठीक है भाई, क्योंकि डब्लू बी का मान तो यहाँ पर 20 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो डब्लू आएगा यहाँ पर ये डब्लू आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मान यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, डब्लू बटे में कितना आ जाएगा, डब्लू से डब्लू कट जाएगा तो 40 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा में रखूंगा यहाँ पर मैं 8 घंटे, और बराबर में इसके डिस्टेंस आ जाएगी 75। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर 8 पंजे 40 और 5 से इधर गुणा कर दूंगा, 8 पंजे 40, 5 से इधर गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 20 प्लस का डब्लू और 20 माइनस का डब्लू बराबर ये बचेगा 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 बचेगा मेरे पास यहाँ पर। 20 अगर इसका मान है तो इसका मान 10 से छोटा तो है ही इसका, और ऑप्शन भी 10 से छोटे ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, सबसे पहले मुझे रखना पड़ेगा 5 यहाँ पर। 5 रख कर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 25 की और 15 की गुणा करता हूँ तो 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। मैं अगर डब्लू का मान यहाँ पर 5 रखता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये आंसर सही आ रहा है। तो डब्लू जो का मान जो होगा 5 हो जाएगा। यहाँ से आगे को हम ऑप्शन से करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 10, 20, 40 और 75 से विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999 हो जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन वो विभाजित होनी चाहिए इससे। तो यानी कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके इसमें से इसको भाग करेंगे और शेषफल को इसमें से घटा देंगे, वो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10, 20, 40 और 75 का एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम होता है यहाँ पर एलसीएम 600 हो जाएगा, सीधा सीधा है इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम 600 होता है। ठीक है भाई, एलसीएम निकाल लेंगे, 600 इसका एलसीएम होता है यहाँ पर। तो मुझे 600 से भाग करनी है इसको, 6 से उसको मैं भाग करता हूँ, कितना आएगा मुझे इसमें, सिर्फ वो जो शेषफल है वो मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से। 600 से एक बार कटेगा केवल। ठीक है, एक बार कटेगा तो यहाँ पर 399 आ जाएगा, 399 आ जाएगा, ऊपर वाला 9 उतार लूंगा यहाँ पर मैं। अब यहाँ से कटेगा 6 बार, ये 6 से बार कटेगा, 6 छंग 3600 हो जाएगा यहाँ पर। 9 बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा, ये बचेगा 399, यानी कि जो शेषफल बच रहा है वो 399 शेषफल बच रहा है यहाँ पर। मुझे 399 इसमें से घटा दूंगा तो ये 9600 आ जाएगा यहाँ पर, 9600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, हालांकि ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। पहले साल होती है उसमें 5% की वृद्धि, 5% का मतलब होता है 20 से 21 हो गई। ठीक है भाई, और दूसरे वर्ष कम हो गई, यानी कि 20 से 19 हो गई दूसरे वर्ष। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या जो थी इतनी थी, पहले कितनी थी 400, और अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा 19 ही कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 399, 4788 थी, यानी कि 3999 में का मान जो है वो 47,880 है। ठीक है भाई, 400 का मान मुझे ज्ञात करना है, 400 का मान क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 हो, 3 3 हो, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 बचेगा यहाँ पर, 3 पंजे 15 और 3 9 27, 3 छंग 18। ठीक है भाई, अब नहीं कट रहा है यहाँ पर, ये इसको मैं इससे अगर मैं भाग देता हूँ कितनी बार जाएगा, 133 से इसको भाग करूँगा तो 133 ही का नाम 133 आएगा। तो यहाँ पर बचेंगे मेरे पास 6 और यहाँ पर 2 बचेंगे, 266 आ जाएंगे, 2 बार कट जाएगा, यानी कि 120 बार कट जाएगा, 133 से 120 बार कट जाएगा। 400 का मान मुझे चाहिए, 12 चौक 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 48,000। ठीक है भाई, 48,000 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक टंकी को 2 पाइपों में से एक के द्वारा 52 मिनट में और दूसरे पाइप के द्वारा 60 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे एक बार इसको। ठीक है, हम पढ़ते पढ़ते करते रहेंगे इस सवाल को। तो यहाँ पर 2 पाइप है, ए है और दूसरा है बी। ठीक है, एक भरता है 52 मिनट में, ये 52 मिनट में भरता है, दूसरा भरता है यहाँ पर 60 मिनट में। दोनों की एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 60 रखता हूँ, 60 रखता हूँ तो 60 तो कट जाएगा, 52 कैसे कटेगा, 52 कटेगा यहाँ पर 13 इसमें जो है 13 इसमें अभाज्य संख्या, तो 13 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे, और ये मेरा एलसीएम आ जाएगा इसका यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम आ गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, इससे देखो इस तरह से एलसीएम निकालने का ये फायदा होता है, फिर हमें यहाँ से काटना नहीं पड़ता। फिर पहले हम क्या करेंगे, देखो लंबा एलसीएम निकालेंगे पहले, एलसीएम निकालने के बाद पूरा उसकी गुणा करके यहाँ रखेंगे, फिर इनसे काटेंगे इसको, तो उसमें थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम निकालने का यहाँ पर ये फायदा होता है, इस तरह से निकालने का। 13 चौका 52, यानी कि 15 चौका 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई 15 यहाँ पर।
60 से इसको काटूंगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 13 यहाँ पर। बात समझ में आ गई भाई। इसको मैं अभी हटाता हूँ यहाँ से, जो मैंने गोल गोल घुमा दिया ना यहाँ पर, ये इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पर अभी, क्योंकि इसमें मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पर अब। इसमें बोला है कि दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला गया, लेकिन विशेष रूप से अवरुद्ध होने के पहला पाइप जो है केवल इतना भाग प्रभावित होता था, यानी कि पहले भाग से केवल इतना प्रभावित हुआ था, और उसकी जो इफिशियंसी है 15 की है, तो उसने कितना कितना उसने प्रभावित कर दिया होगा। यहाँ पर इसको काटूंगा, 5 या 15 और 5 चौक 20, 13 थी 39/4। ठीक है भाई, 39/4 उसने काम कर दिया होगा। 13 की इफिशियंसी इसकी, और इसने इससे कितना प्रभावित होता है, 3/4 प्रभावित होता है, तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि ये भी 13 थी 39/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इनको अगर जोड़ता हूँ तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 39 दूनी 78/4। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 39/78 आ जाएगा, यानी कि जितने समय वो मतलब अवरुद्ध रहा था ना, ये पाइप अवरुद्ध रहे थे, उन्होंने ये काम उसने कर लिया था, उन्होंने इतना काम उन्होंने कर लिया था। लेकिन वो कितने समय में, ये पूछा है कि पाइप कितने मिनट तक अवरुद्ध रहे थे, ये पूछा था, ये मान लेंगे हम, वो समय टी है यहाँ पर, इतने मिनट में उन्होंने वो काम कर लिया होगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई। आगे बोला है, इसमें ये भी दे रखा था कि जब अकस्मात अचानक से दोनों पाइपों में अवरोध समाप्त हो जाता है, तब टंकी जो है वो 15 सही 3/5 मिनट में भर जाती है। यानी कि 15 सही 3/5 का मतलब है 15 पंजे 75 और 3 78/5 मिनट में भर जाती है। यानी कि 78/5 मिनट में 15 और 13 यानी कि 28 की यूनिट से उन्होंने काम किया होगा कुछ। ठीक है, इतना काम किया होगा। टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम है 13 छः 78 780। टोटल काम 780 है, 780 में से 78 को घटाऊंगा तो इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा इस वाले के। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। यानी कि जो इन्होंने काम किया था अवरुद्ध रहने के समय पर, वो काम बचेगा अगर इस टोटल में से ये वाला काम हटा दूंगा जो अवरुद्ध होने के बाद हुआ था। यहाँ पर 780 में से घटाऊंगा मैं यहाँ पर 78/5 गुणा, और आ जाएगा यहाँ पर 28। इतनी बात समझ गए होगा अभी। यहाँ पर देख रहा हूँ कि 78 सब जगह कॉमन है, तो 78 को मैं काट दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा T/4 बचेगा यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर 78 बचा केवल, और यहाँ पर 28/5 बचेगा। ठीक है भाई, यानी कि 50 आ जाएगा यहाँ पर, इसकी गुणा करो 50, 50 में से 28 जाएगा 22 बचेगा, 22/5 बचेगा यहाँ पर। यानी कि टी का मान जो आ जाएगा, वो टाइम जो आ जाएगा 22 चौक 88 88/5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 88/5 आ जाएगा। 5 इसको भाग करूंगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, बचेंगे 3, 5 सत्ते 35, 17 सही 3/5 आ जाएगा। 17 सही 3/5, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे इसको, इतने घंटे तक वो अवरुद्ध रहे थे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1250 रुपए को ए बी सी तथा डी में विभाजित किया जाना है। बी तथा डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। भाई ए बी सी 4 लोग हैं यहाँ पर, ये ए बी सी 4 लोग हैं यहाँ पर। बी और डी का कुल हिस्सा, जो बी और डी का कुल हिस्सा है, वो ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का कितना है, 14/11। यानी कि ए और सी का अगर 11 है तो इसका 14 हो जाएगा। यानी कि मैंने बताया था जो पास में होता है ना, इसके इसके जो पास में होगा ए और सी का हिस्सा, तो ए और सी का मान ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुल मिला के इतना समझ सकते हैं यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई भाई। आगे बोला डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। जो ए का हिस्सा है और डी का हिस्सा है, ए का हिस्से का आधा है, डी का हिस्सा, यानी कि अगर ए का 2 है तो डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का हिस्सा एक ए का आधा हो जाएगा। आगे बोला सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 गुना है इसके हिस्से का। जो सी का हिस्सा है ना, वो ए के हिस्से का 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 1.5 गुना को मैं लिख सकता हूँ 6/5। 6/5 लिख दूंगा, यानी कि इसका 6/5 है, यानी कि इसका 12/5 है। ठीक है भाई, 12/5 है, यानी कि सी का हिस्सा जो है 12/5 हो जाएगा। 5 से इसको खत्म करने के लिए मैं सब में गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 10, 5, 12। ठीक है भाई, 10, 5, 12 बचेगा यहाँ पर। इनके जो 10, 5, 12 तीनों की यहाँ पर इनका अनुपात आ जाएगा, तीनों का यहाँ पर इस हिस्से में इनको बांटा गया था, 10, 5, 12। समझ में आ गई बात। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ए और सी का मान कितना है भाई, ए और सी का मान 11 है, और यहाँ ए और सी का मान कितना है, 22 है। तो कुल मिला के मुझे इसको 22 बनाना पड़ेगा। 22 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 22 कर दूंगा, इसको 28 कर दूंगा। कोई दिक्कत भाई, इतना कम मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत। 28 और इसको 22 कर दूंगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दी। मेरा रेशियो भी बैलेंस है वहीं का वहीं, यानी कि 10 और 12 का मान 22। अब ठीक है, ठीक है। और बी और डी का मान कितना है, 28, और डी का मान 5 है यहाँ पर, तो सी का मान यानी कि कौन सा बचा यहाँ पर, बी। बी का मान जो होगा वो 23 हो जाएगा। ठीक है भाई, बी का मान यहाँ पर 23 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कर लेंगे इतना। बी और डी यानी कि बी का मान 23 आ जाएगा। अब वो जो लाभ यानी कि जो उनको रुपए बांटे जाने थे, वो इस अनुपात में बटेंगे यहाँ पर।
अब बोला है कि ए बी सी डी के अलग अलग हिस्से बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें तो ऑप्शन से करेंगे तो पहला तो 250 हो सकता है यहाँ पर, पहला 250 क्योंकि 3 ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, दूसरे में इतना आ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको कर लेंगे। पहला कितना है भाई, इनको जोड़ते हैं, 10 15 और 12 27, 27 और 23 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 का मान किसके बराबर है, 50 का मान है 100 1250 के, यानी कि 5 का मान, 1 का मान जो आ जाएगा वो 25 के बराबर है, 1 का मान यहाँ पर 25 के बराबर है। अब मैं निकाल सकता हूँ, तो पहला मान आ जाएगा 250 यहाँ पर, दूसरा आ जाएगा 25 पंजे, दूसरा मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, अगर 5 का मान इतना है तो दूसरा मान तो मेरे, अच्छा दूसरा मान ये है यहाँ पर बी है नहीं, बी ये डी का मान है लास्ट में, 25 पंजे 125 आ जाएगा, तो 125 भी दो ऑप्शन में है। तो इस तरह से निकालेंगे, बी का मान रखूंगा पहले यहाँ पर मैं, 25 दिया 75 का 5 और 25 दूनी 50 यानी 57, 700 575, इसका करूँगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 एकम 5, 25 दूनी 50 आ जाएगा, और 25 एकम 25, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 300। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, 250, 575, 300 और 125, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। 250, 575, 300 और 125 ये इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत हुई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1/4 की पावर माइनस का 2, यानी कि इसमें अगर हम इसको उलट देना, यहाँ पर हर को और अंश को, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं 4 की पावर 2 और प्लस 9 की पावर 2 और 7 की पावर 2 भी रख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको उलट देंगे तो माइनस खत्म हो जाता है। तब कर लेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, 9 नम 81 आ जाएगा, और 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 146, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो घंटे दे रखे हैं, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 5y माइनस का 1, इतने घंटे में जो है वो दूरी तय करती है इतनी। यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 125, y की घात 3 माइनस का 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की गति बतानी है, गति कितनी होती है, गति होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का वो होता है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है यहाँ पर। तो मैं इसको इस तरह से रखूंगा, 125 y की पावर 3 माइनस का 1, और बटे में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5y माइनस का 1, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5y की पावर 3 माइनस का 1 की पावर 3, इस तरह से भी लिख सकता हूँ भाई इसको मैं, इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर। और ये आ जाएगा 5y माइनस का 1। इसका फॉर्मूला होते हैं 2, आप याद रखना इन फॉर्मूले को, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, a की घात 3 माइनस का b की घात 3, तो इसको लिखते हैं a माइनस का b, और अंदर ब्रैकेट में रखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर माइनस प्लस का रखेंगे तो यहाँ प्लस का रहेगा, और ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला, बस इतना अंतर है यहाँ पर, ठीक है। मुझे चाहिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें मान रखूँगा इसका, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5y माइनस का 1, और इंटू आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस का 1 और प्लस का 5y, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, मैंने फॉर्मूले में मान रख दिया। यहाँ पर ये फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी होते हैं ये वाले। तो 5y माइनस का 1, इसमें 2 3 सवाल बन ही जाते हैं इस तरह के। तो यहाँ से इसको काटूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 5y स्क्वायर प्लस का 5y और प्लस का 1, ये बचेगा मेरे पास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, तो ये मेरे इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बोला है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। अच्छा 21वां क्वेश्चन यहाँ पर है ये, ठीक है। 21वां क्वेश्चन पहले इसको करते हैं, 2003 से 2000 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितनी कमी आई थी। 2003 में 65 थे, और 4 में 50 हो गए, तो 15 की गिरावट आ गई 65 से, ठीक है भाई। 5 या 15 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा, 300 का 13 को निकालेंगे तो लगभग पूछा है इसमें लगभग, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 जाएगा 13 पंजे, और 13 पंजे नहीं 13, 13 दूनी 26 बचेगा 4, 13 3 39, यानी कि 23%, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। इसको देखते हैं, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित से किस वर्ष के युग्म के औसत के ठीक बराबर था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें 2005 और 2006 के औसत निकालना पड़ेगा। 2005 और 2006 का औसत कितना हो जाएगा, 70 और 55 कितने होते हैं भाई, 125 हो जाएंगे। 125 का आधा कितना हो जाएगा, 125 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि इसको हम 125 ही रहने देंगे, आधा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब देखेंगे दो, यहाँ पर तो ऑप्शन 4 दो ही दे रखे हैं भाई, यहाँ पर हम दो दो को ही पहचान सकते हैं, बाकी और नहीं पहचान सकते। चलो इसमें दो में ही देख लेते हैं। यहाँ पर 2004 और 2006 को देखते हैं, 50 और 55 है यहाँ पर, 50 और 55 इसके ठीक बराबर बताना था। यहाँ पर 50 और 55 कितना हो जाएगा, 105 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 2006/7, 2006 और 7 में कितना है, 2006 और 7 में यहाँ पर 80, और ये हो जाएगा 135, ये भी नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि और किसी ऑप्शन में था,
तो ऑप्शन इसमें छुप गया है, तो देख लेंगे इस तरह से, केवल इस तरह से देखना है कि 100 यानी कि 125 किसका योग आ रहा है, ये देखना है बस। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विगत वर्षों में, वही क्वेश्चन तो वही है यहाँ पर, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनको औसत निकाल लेंगे सबका, दिए गए वर्षों में सबको औसत निकालना पड़ेगा, यहाँ पर सबको जोड़ना पड़ेगा अभी एक बार। तो यहाँ पर 30, 45, 75 हो जाएगा, 75 और 65 यार, ये सब सारा जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80, 180, 140 आ जाएगा, 190, 260 और 260, 315, 315 और 395, 395 और यह हो जाएगा यहाँ पर 395, 480 हो जाएगा। ये टोटल 480 हो रहा है अभी जोड़ करके। ठीक है, तो ये 480 मैंने जोड़ा, मुझे 480 मेरे पास निकल के आ रहा है यहाँ पर जोड़ने पर ही। ठीक है भाई, 480 जुड़ करके आ रहा है मेरे पास। 480 यहाँ पर आ जाए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से गुणा करूँगा, 8 छंग 48, 60 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि इसका औसत जो है ना टोटल वो 60 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है जोड़ने में। कुल मिलाकर के इस तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 60 आ जाएगा। इनको औसत बोला है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों को औसत उत्पादन से अधिक था। तो किस किस में अधिक था भाई, देखो एक तो ये रहा, ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका मेरे अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2001 में कितना था भाई, 30 था। 2008 में कितना है भाई, 85 है। यहाँ पर 85 है क्या, हाँ 85 है यहाँ पर। ये 85 है तो कितना बढ़ गया भाई यहाँ पर, ये बढ़ गया यहाँ पर 55। 55 बढ़ गया कितने से, 30 से बढ़ गया 55, गुणा कर दूंगा 100 से, यानी कि 550 की गुणा कर भाग कर दूंगा 3 से। तो 3 एकम 3 आ जाएगा, बचेंगे यहाँ पर 2, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, बचेंगे एक, 3 तिया 9 आ जाएगा, 183.3333, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, 24वां क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी यहाँ पर। तो इसमें सबको देखना पड़ता है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वृद्धि हुई है एक तो, ठीक है, यहाँ पर मैं वृद्धि निकालूंगा, कितनी वृद्धि हुई है, 15 की वृद्धि हुई है 30 पर। यहाँ पर गुणा कर दूंगा 100 से, 15 दूनी 30, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है यहाँ पर। ठीक है, और वृद्धि यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई है 45 पर। ठीक है, 20 की वृद्धि हुई है 45 पर। हालांकि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पर गुणा करके सारा करना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ वृद्धि हुई ना, ये भी वृद्धि हुई है, यहाँ पर हुई है और यहाँ पर हुई है, यहाँ पर भी हुई है। तो इनमें देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करके कर लेंगे इस वाले में। रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि राम अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। तो यहाँ पर भाई राम के बारे में बात हो रही है। राम की स्पीड पहले 1 थी, बाद में इसने दुगुनी कर दी। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। टाइम का जो रेशियो आ जाएगा, टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2:1 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस कितना आया, टाइम में कितना डिफरेंस आया, 1 का। टाइम में 1 का डिफरेंस आया, और यहाँ पर कितना डिफरेंस था टाइम में, यहाँ 2 घंटे उसको अधिक लग रहे थे और यहाँ पर 1 घंटा वो आगे हो जाता, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे दोनों। ठीक है, 2 और 1 3, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे उसको। 3 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे भाई, ये इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, 3 सही 1 बटे 20 तिया 60, 1 बटे 3, 3 तिया 9 बटे, वो 3 तिया 9 और 10 बटे 3 कर सकता हूँ उसको मैं। ठीक है भाई, 1 का मान आ जाएगा 10 बटे 3। ठीक है, 1 का मान 10 बटे 3 घंटे आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 का मान आ जाएगा 20 बटे 3 घंटे। ठीक है भाई, इस 2 का मान 20 बटे 3 घंटे आ जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी चलने में राम को जो है 20 बटे 3 घंटे लगते थे। तो राम की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, राम की स्पीड हो जाएगी यहाँ पर, पूछी किसके, रवि की स्पीड पूछी है यहाँ पर। ठीक है भाई, राम की स्पीड पूछी है यहाँ पर, तो रवि की तो हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पर। यानी कि इस तरह का सवाल अभी तक इसमें आया था कि यहाँ पर दूसरे की चाल नहीं पूछी जाती थी, केवल उसी की चाल पूछी जाती पहले वाली की। तो यहाँ पर रवि की चाल पूछी है ना, चलो यहीं से कर लें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। भाई 20 बटे 3 घंटे लग रहे थे राम को इतनी दूरी तय करने में रवि से, यानी कि रवि से 2 घंटे अधिक लग रहे थे। तो रवि को कितना समय लग रहा होगा भाई, रवि को लग रहा होगा 2 तिया 6, यानी कि 14 बटे 3 घंटे। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी कि 2 घंटे उसको अधिक लग रहे थे राम को, तो रवि को कितने लग रहे होंगे, यानी कि 14 बटे 3 घंटे लग रहे होंगे रवि को, यानी कि मैंने इसमें से 2 घटा दिया है। ये बात आप समझ गए होंगे, यानी कि रवि को जो लग रहे होंगे 14 बटे 3 घंटे लग रहे होंगे। तो पूछिए रवि की चाल, टोटल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर की, 20 बटे 14 बटे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा यहाँ पर 14, 2 से काटूंगा यहाँ पर, ये नीचे वाला 3 खत्म हो चुका है अब। ठीक है, ये खत्म हो चुका है, 3 में ऊपर ले गया उसको, तो इसको ये आ जाएगा 10, यानी कि 30 बटे 7 आ जाएगा, 30 बटे 7 आ जाएगा। इसको मैं जब काटूंगा तो 7 चौक 28, यानी कि 4 सही
2/7 जो है वो किसकी स्पीड है? वो रवि की चाल है, ठीक है? रवि की चाल भी आ गई है और हालाँकि यहाँ पर इसकी चाल कितनी आ जाएगी? इसकी चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर की। रवि की चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर की, दोनों की स्पीड हमारे पास आ गई है, कोई सी भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया होगा ये सवाल? दोबारा बता सकता हूँ एक बार, ठीक है? इतना जो मैं लिखता हूँ ये सिर्फ़ समझाने की वजह से लिखता हूँ, वरना तो 2 ज़्यादा 10 सेकंड का सवाल है कुल ये, ठीक है? इतना जो मैं लिखता हूँ केवल समझाने की वजह से लिखता हूँ मैं इतना। धातु के 3 गोलों की त्रिज्या क्रम से आपको नहीं लिखना है, आपको तो डायरेक्ट बस काट-पीट करनी है सीधी। धातु के 3 गोलों की त्रिज्या और करेंगे जब हम समझ पाएँगे इस चीज़ को। 6 सेमी है, 8 सेमी और 10 सेमी है, ठीक है? यदि उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाना है तो परिणामी गोले का यानी कि कुल मिलाकर के जो परिणामी गोला बनेगा ना, तो उसका जो आयतन होगा 4/3 पाई स्क्वायर बाकी इन सभी के बराबर होगा। 4/3 पाई सभी में कॉमन रहेगा, ये सब जुड़ जाएँगे 216, 64 64 अट्टे 512 होगा, ठीक है भई? 64 अट्टे 512 और 10 का आ जाएगा घन 1000 यहाँ पर, ठीक है? ये 4 पाई से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, r की पावर आ जाएगा यहाँ पर, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर अगर देखो तो 1728 आ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है? 1728 आ रहा है क्या भाई? ठीक है, 200, 700, 1728 आ जाएगा, यानी r का मान जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, क्योंकि 1728 जो है 12 का घन है, ठीक है? अभी कोई दिक्कत कर लेंगे इस सवाल को? अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर कि कोई दुकानदार 222 रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपए में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा यहाँ पर। भाई यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास सीपी था, किसका? सीपी है रुपए और आर्टिकल लिख लूँगा मैं यहाँ पर। यानी कि सीपी क्या था? रुपए कितने थे? 222 रुपए में, 222 रुपए में कितने? 12 आर्टिकल थे यहाँ पर। यहाँ से इनको मैं डायरेक्टली इनका मैं छोटा मान भी रख सकता हूँ, यानी कि इनको कैंसल करके लिख सकता हूँ यहाँ पर। मैं इस चीज़ को काटूँगा, 3 से 2 से काटूँगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 111 का जो मान है वो 6 है, यानी कि 111 रुपए में 6 आर्टिकल है। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। दूसरा सीपी क्या था भई? दूसरा सीपी उतना ही उसने कितना उतना ही यानी कि जितनी पहले खरीदी उतनी ही बाद में खरीदी, 225 रुपए में 10। 5 से इसको भी काट लूँगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 यानी कि 45 रुपए में 2। लेकिन आर्टिकल तो पहले भी बराबर थे, क्योंकि उसने बोला कि उतनी ही संख्या में आर्टिकल, तो आर्टिकल तो बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए मैं 3 से गुणा कर दूँगा इसको। इसको 3 से गुणा करूँगा, इसको भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 तेरह 135 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भई? तो टोटल कितने हैं भई मेरे पास? टोटल यूनिट कितने हैं? 12 यूनिट हो जाएँगे और रुपए में कितना आ जाएगा सीपी मेरे पास? यहाँ पर आ जाएगा 246, ठीक है भई? 246, 12 का मान 246 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो सीपी है वो 12 यूनिट का 246 है। ठीक है भई? बोला है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ पर सीपी मैं अब इस तरह से भी रख सकता हूँ, सीपी कितना है भई मेरा? 246/12, ठीक है? 246/12 ये 1 का आ जाएगा। 1 का आ जाएगा यहाँ पर, 1 नोटबुक का सीपी आ जाएगा मेरे पास। बोला है कि यदि वह सभी नोटबुक 20% के लाभ पर बेचता है, सभी को बेचे या 1 को बेचे, बराबर 1 पर भी उतना ही लाभ होगा, सभी पर भी उतना ही लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है इसको? लाभ हो रहा है यहाँ पर उसको 20% का, यानी कि एसपी हो जाएगा 6/5, या भी एसपी आ जाएगा यहाँ पर। 6/5 से गुणा करते तो मेरे पास एसपी आ जाएगा यहाँ पर अभी। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 यानी कि 24.6। 24.6 किसका आ गया? एक नोटबुक का एसपी आ जाएगा, एक नोटबुक का एसपी। 15 का मान पूछा है तो 15 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर। 15 छक्का 90, 15 चौका 15 चौक 15 ते 45, 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 और 60 9 69 का यहाँ पर 9 आना चाहिए भाई, और 15 दूनी 30, 6 यानी कि 369 आना चाहिए भाई इसका। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। कर लेंगे भी, कोई दिक्कत यहाँ पर, और 1-2 तरीके और बता सकता हूँ, ठीक है?